नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका आपके अपने YouTube चैनल डीआरएस मैथ्स पर मैं स्वागत करता हूं, जो कि अब डीआरएस टॉपर्स लाइव हो गया है। आज के इस वीडियो में हम करने चल रहे हैं 2019 दिसंबर का पेपर 2 मैथमेटिक्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। पहला क्वेश्चन ये है कि पूर्णांकों 1 से लेकर 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स आर देयर बिटवीन द इंटीजर्स 1 एंड 100। तो चलिए देखिए कुल कितने पेयर्स हैं। वैसे होते टोटल 8 पेयर्स हैं 1 से 100 के बीच में। कौन कौन से सोल्यूशन देखो। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ट्विन प्राइम्स कितने हैं 1 से 100 के बीच में। तो ट्विन प्राइम्स का मतलब होता है कि दो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो, 2 के बराबर हो। तो 1 से लेकर 100 तक 1 से 100 के बीच में ट्विन प्राइम्स ये हमने आपके सामने लिख रखे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल 8 पेयर्स हैं इनके। कुल कितने पेयर्स हैं? कुल 8 ट्विन प्राइम्स हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट ऑप्शन था। 1 to 100 8 होते हैं। 1 से 200 के बीच में अगर आपसे कभी पूछ ले कि 1 से 200 के बीच में कितने होते हैं, तो 1 से 200 के बीच में होते हैं 14 पेयर। ठीक है। और अगर कभी आपसे अब यहीं से आपको मिल जाएगा कि 100 से 200 के बीच में कितने होंगे, तो 1 से 100 में 8 है, 1 से 200 में 14 है, तो 100 से 200 में कितने बचते हैं? ओनली 6। तो ये 3 आंकड़े आप याद रखो, कभी भी आपसे पूछेगा आप बता दोगे। इस क्वेश्चन में 1 to 100 पूछा था, तो 1 से 100 के बीच में कुल 8 ट्विन प्राइम्स हैं। ट्विन प्राइम मतलब दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 के बराबर होता है। क्लियर? इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 21,168 को 2 पावर a इंटू 3 पावर b इंटू 7 पावर c की तरह अगर लिखा जा सकता है, जहां पर a, b और c कंप्लीट नेचुरल नंबर्स हैं, तो आपको वैल्यू बतानी है 4a माइनस 5b प्लस c की क्या होगी, ये आपको बताना है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये दिया भाई 21,168 को 2 पावर a 3 पावर b 7 पावर c अगर लिख सकते हैं, तो आपको बताना था वैल्यू 4a माइनस 5b प्लस c का। तो सबसे पहले a, b और c हमें जानना था। मतलब कि 21,168 का अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो इसको पहले 2 से डिवाइड किया, तो ये 2 1 कम 2 1 0, फिर 1 11 2 5 10 1 16 2 8 2 चौको 8, फिर 2 से 2 5 10 2 दूनी 4 1 18 2 9 18 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा 2 दूनी 4 1 12 2 छंग 12 2 चौको 8 2 छंग 12, फिर 2 से 2 1 कम 2 2 3 6 2 दूना 4 2 3 6, ये हो गया। फिर 3 से कट किया 3 4 जा 12 1 12 3 4 जा 12 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 1 जा 3 1 14 3 4 जा 12 2 21 3 7 जा, फिर 3 से 3 4 जा 12 2 27 3 9 जा 27, फिर 7 से कट किया तो 2 कितने हो गए 4 3 3 हो गए 7 2 हो गए। तो इसका मतलब इसी को हमने लिख दिया 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 3 इंटू 7 to the power 2। तो यहां से जब इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो आपको मिलता है a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 2। अब आप उसकी वैल्यू निकाल दो जो आपसे कहा गया 4a माइनस 5b प्लस c। तो a को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, माइनस b को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 3 जा 15 प्लस c की वैल्यू दे रखी है 2। तो 16 माइनस 15 प्लस 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 1 प्लस 2 दैट इज 3। तो आपका राइट आंसर हो गया 3 और ये आपका ऑप्शन नंबर 4 था। तो ऑप्शन नंबर 4 विच इज हैविंग द आंसर 3 इज करेक्ट। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, जो संख्या दी गई प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फट से पावर के फॉर्म में लिखो और उसके बाद कंपेयर करके ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी है वैल्यू निकालो, यहां पे पुट करो और आपका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका ये है कि माना कि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 8 12 20 28 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है। x के अंकों का योग क्या होगा ये बताओ। लेट x बी द लीस्ट नंबर विच when divided by 8 12 20 28 35 leaves a remainder 5 in each case what is the sum of digits of x। तो वो संख्या निकालने के लिए सबसे पहले इनका एलसीएम हम निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो उन सभी संख्याओं का सबसे पहले एलसीएम निकाल लो। तो 8 12 20 28 और 35 इसका एलसीएम निकालने के लिए हम वही गुणनखंड विधि से करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से, फिर 2 से, सारे 2 कट गए, फिर 3 से कट किया तो जहां जहां 3 था वो कट जाएगा, फिर उसके बाद 5 से कट किया, फिर 7 आ गए, फिर 7 से कट किया। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इन सबका गुणा, 2 दूना 4 दूना 8, तो ये हो गया 8 गुणे 5 3 15 यानी गुणे 15 गुणे ये आ जाएगा 7।
तो 15 अट्ठे 120 और 120 गुणे 7 यानी 12 सत्ते 84, तो एलसीएम आ गया 840। तो 840 वह संख्या है जो इन सभी संख्याओं से कट जाएगी। आपको चाहिए 5 शेष बचे, तो जितना शेष बचना रहता है उतना उसमें जोड़ देते हैं। तो इस एलसीएम में 5 शेष बचना चाहिए, इसलिए इसमें 5 हम जोड़ दें, तो वह संख्या हो गई 845। अब 845 वो संख्या है जिसमें इसमें से किसी भी संख्या से मैं भाग दूंगा तो हमेशा हर दशा में 5 शेषफल आएगा। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि इनके अंकों का जो योग है वही x है, तो इनके सभी अंकों को जोड़ दो, 8 4 12 5 17, तो x की जो वैल्यू है वो है 17। x इज इक्वल टू कितना हो गया 17। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने बोला था x की वैल्यू बताओ जो उस संख्या के अंकों का योगफल है जिसको इन सभी से भाग देने पर 5 शेषफल बचता है। तो सबसे पहले वो संख्या निकाली, उसके लिए इनका एलसीएम में 5 जोड़ा और जो संख्या मिली उसके अंकों को जोड़ दिया, वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे दिया है कि संख्याओं 50, 61, 92, 117 में प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाएं। What number should be subtracted from each of 50, 61, 92, 117 so that the numbers so obtained in this order are in proportion? इनमें से कौन सा नंबर इनमें से माइनस कर दें चारों में से, जिससे ये चारों नंबर्स प्रपोर्शन में आ जाएं। कैसे करेंगे, सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन में क्या है, इसमें से इसको आपको ऑप्शन से सॉल्व करना है कि कौन सी संख्या घटाने पर ये चारों संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। समानुपाती में जब हमने ट्राई करा, जब आप माइनस करोगे इसमें से भी 17 माइनस करो, यहां भी 17 माइनस करो, यहां पर भी 17 माइनस करो और यहां पर भी 17 माइनस करो, तो 50 में से जब आप 17 माइनस करोगे आपको मिलेगा 33। ठीक, 61 में से जब आप 17 माइनस करोगे तो आपको ये वैल्यू आ जा रही है 44। 92 में से जब आप 17 माइनस करोगे तो 12 में से 7 गया 5 और यहां बचेगा 8 में से 1 गया 7, यहां पर वैल्यू आ जा रही है 75। और जब 117 में से 17 माइनस करोगे तो ये हो जा रही है 100। समानुपाती है कि नहीं, तो समानुपाती का मतलब इस तरीके से होगा कि पहली संख्या और अंतिम संख्या का जो गुणनफल है ये है 3300, बीच की दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है, ये भी आ जाएगा 3300। दोनों जब बराबर आ जाए तो इसका मतलब वही सही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये हो रहा है कि 44 और 75 को गुणा करेंगे तो 3300 और ये 33 इंटू 100 करें तो ये भी 3300 आ रहा है। इसका मतलब इन सभी संख्याओं में से अगर मैं 17 माइनस कर दूं, 17 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये चारों संख्याएं प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात में आ जाएंगी। तो 17 आपका ऑप्शन नंबर 2 लिखा हुआ था 17, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर। ये क्वेश्चन है कि 1710 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है, ए का 4 गुना, बी का 6 गुना, सी का 9 गुना बराबर है, तो ए और सी में क्या अंतर होगा ये आपको बताना है। A sum of rupees 1710 is divided in A, B and C such that 4 times of A, 6 times of B and 9 times of C are equal. What is the difference between A and C? रेशियो में हमने करवाया हुआ है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, चलो इसका सोल्यूशन देखो। इस क्वेश्चन में आपको ए का 4 गुना, बी का 6 गुना, सी का 9 गुना आपस में बराबर है, तो ए, बी और सी का अनुपात पहले निकालते हैं। तो ए इज टू बी इज टू सी, ए के साथ 4 का प्रोडक्ट हुआ है तो 1/4, बी के साथ 6 का प्रोडक्ट हुआ है तो 1/6, सी के साथ 9 का प्रोडक्ट हुआ है तो 1/9। ये हो गए। अब इसमें से ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, हटाने के लिए क्या करो, अगर मैं हर रेशियो को, हर फ्रैक्शन को 36 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। 36 इनका एलसीएम, 1/4 को 36 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 9 जा 36, 9 इज टू 6 से करूंगा तो 6 6 जा 6, 9 से करूंगा तो 9 4 जा। इसका मतलब हो गया ए की वैल्यू 9 तो बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 4 हो जाएगी। क्लियर, ये हो गया। आपसे पूछा ए और सी का डिफरेंस क्या है। ए को अगर 9 रुपए मिलते हैं तो सी को 4 मिलेंगे, डिफरेंस इनका आता है 5। हमें इस 5 की वैल्यू बतानी है, 5 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट। क्लियर, टोटल करो, 9 6 15 4 19, टोटल एड ऑन करते तो हमको वैल्यू मिलती है 19। हमको दिया गया है टोटल वैल्यू कि 19, यहां से टोटल करने पे 19 आता है और जो पैसा इनके बीच में बांटा गया है उसकी वैल्यू है 1710। इसका मतलब हुआ कि 19 इज इक्विवेलेंट टू 1710, 1710 रुपए। 19 अगर 1710 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, इसको 19 से डिवाइड करेंगे, 19 9 जा 171, यानी 1 की वैल्यू हो गई 90। तो ये 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बिल्कुल सही, 90 इंटू 5 दैट इज 450 रुपीज। क्लियर, तो 450 रुपए हो जाएंगे ए और सी का डिफरेंस। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 था, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर 450।
क्लियर। अगर आपसे पूछता ए की वैल्यू कितनी है तो 9 9 जा 81, 810 रुपए ए को मिले। बी को कितना मिला 6 9 जा 54, 540। सी को कितना मिला 4 9 जा 36, 360 रुपए सी को मिले। अलग अलग भी आप बता सकते थे। ऐसे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करवाया। रेशियो में आप जाके देखो, ये क्वेश्चन है टोकरियों ए और बी में रखे फलों की संख्या में 7:9 का अनुपात है। यदि टोकरी ए में से 6 फल निकालकर टोकरी बी में डाल दिए जाएं तो यह अनुपात 1:3 हो जाता है। ए और बी में कुल कितने फल हैं? The number of fruits in baskets A and B are in ratio 7:9. If 6 fruits are taken out from A and put in B, then this ratio becomes 1:3. The total number of fruits in A and B is what? चलो सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, ए और बी में जो फलों की संख्या है उनका अनुपात 7:9, मतलब 7/9। हमने बोला है ना रेशियो को आपको, अगर 7:9 है तो इसका मतलब होता है 7/9। क्लियर। तो इसका 7/9। अगर हम इस रेशियो को हटाते हैं तो किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अननोन नंबर से, उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो अगर ये हटाते हैं तो 7 को 7x, 9 को 9x, मतलब पहली टोकरी में 7x फ्रूट्स हैं, दूसरी टोकरी में 9x है। फिर क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं अगर पहली टोकरी में से 6 फ्रूट्स निकालकर दूसरी टोकरी में डाल दें, मतलब 7x में से 6 फ्रूट्स निकाल देंगे तो 7x - 6 बचेगा, और वो 6 इसमें डाल देंगे तो इसमें हो जाएंगे 9x + 6। ये अब ये कह रहे हैं कि इनका जो अनुपात है, मतलब अगर 7x - 6 को 9x + 6 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू हो जाती है 1/3। ठीक है। टोटल फ्रूट्स क्या है ये आपको बताने हैं। तो चलो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का 7 में प्रोडक्ट होगा तो 3 7 जा 21x माइनस 3 6 जा 18 इज इक्वल टू, ये इधर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 9x + 6 होगा। 9x इधर आ जाएगा, 21x - 9x इज इक्वल टू 6 + 18। तो इनका डिफरेंस आ गया 12x इज इक्वल टू 24। इट मींस x इज इक्वल टू हो गया 2। x की वैल्यू आपके पास 2 हो गई। अब आपको बताना है कि टोटल कितने फ्रूट्स थे। तो टोटल फ्रूट्स है 7x और 9x। टोटल फ्रूट्स हो गए 7x + 9x, दैट इज 16x। x की वैल्यू 2 है तो 16 × 2 मींस 32 फ्रूट्स हैं टोटल उन दोनों टोकरियों में। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 था, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। ये क्वेश्चन आपको दिया है कि त्रिभुज एबीसी एंड त्रिभुज एडीबी का उभयनिष्ठ आधार AB है। दोनों त्रिभुज AB के एक ओर स्थित हैं। DA परपेंडिकुलर है AB पर और CB परपेंडिकुलर है AB पर। AC इज इक्वल टू BD है। तो निम्नलिखित इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है? ट्रायंगल ABC and triangle ADB are on common base AB and on the same side of AB. DA perpendicular on AB, CB perpendicular on AB and AC is equal to BD. Which of the following is true? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर उसका आंसर बताते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में आपको जो दिया कि DA AB के परपेंडिकुलर है, CB परपेंडिकुलर है AB पर, AC और BD आपस में इक्वल है। मतलब DA परपेंडिकुलर तो ये कोण 90 अंश हो गया, CB परपेंडिकुलर है तो ये कोण 90 डिग्री हो गया। तो आपको दिया है त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा किस त्रिभुज के? ठीक है। सर्वांगसम कैसे होगा भाई? AC AB और 90 डिग्री, DB AB और 90 डिग्री। क्लियर। तो अब त्रिभुज ABC, इसमें से अगर देखो A देन B 90 डिग्री, फिर ऊपर वाला कोण। ठीक है। तो इधर में से कौन सा? इधर की भुजा है B, फिर 90 डिग्री वाला कोण A, फिर ऊपर वाला कोण D। अगर आप मैच कराओगे तो क्या मिलेगा आपको? देखो A, इसको आपने स्टार्ट किया ABC, A फिर 90 अंश का कोण, फिर ऊपर वाला पॉइंट। अब इस वाले में जब स्टार्ट करोगे तो क्या होगा? B फिर A 90 अंश वाला, फिर ऊपर वाला D। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD, ये आपका राइट आंसर होगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। बिल्कुल उसी ऑर्डर में आपको नामकरण करना है। आप ट्रायंगल का वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लो, मैंने ये सारी चीजें बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाई है। ठीक है, एक बार देख लो, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। 4 त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, 1 2 3 4। ये 4 पेयर्स हैं ट्रायंगल्स के। आपको बताना है इनमें से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है। द साइड्स ऑफ 4 ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, ये दिए हुए हैं। विच ऑफ देम फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने बताया राइट एंगल ट्रायंगल कौन होगा? जो पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करेगा। 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। चारों को चेक करो कौन सा है, आओ सोल्यूशन में देखते हैं।
ये आपको जो सारे ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस में ये थर्ड ऑप्शन आपका जो है तीसरे नंबर पर जो आपका ये थर्ड ऑप्शन दे रखा है 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर, सिर्फ यही एक ऐसा है जिसकी तीनों भुजाएं मिलकर के एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल या पाइथागोरियन ट्रिपलेट का क्या तरीका होता है कि दो छोटी साइड्स का स्क्वायर, स्मॉलर साइड जैसे 11 है उसका स्क्वायर 121 प्लस नेक्स्ट 60 उसका स्क्वायर 3600, इसकी वैल्यू थर्ड जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसके स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए। तो आप देखो इन दोनों का योगफल इसके इक्वल है, तो ये आपका थर्ड जो ऑप्शन दिया हुआ था वही ऑप्शन आपका करेक्ट है। सिर्फ ये थर्ड ऑप्शन है जो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट या राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बना रहा है, ठीक, बाकी और कोई नहीं बना रहा। तो इसका आंसर हो गया ये आपको सब में करके देखना पड़ेगा। दो छोटी भुजाओं का वर्ग करके जोड़ दो और तीसरी बड़ी वाली भुजा का वर्ग करो, अगर इन दोनों का योगफल इसके स्क्वायर के इक्वल आता है तो ये समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, मींस कि ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। अगर नहीं बना रहे हैं तो नहीं। क्लियर? ये क्वेश्चन है किसी चतुर्भुज के कोण 3:5:7:9 के अनुपात में है, चतुर्भुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का अंतर क्या है? द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर इन द रेशियो 3:5:7:9। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलैटरल? चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक चतुर्भुज के चार कोण है जिनका अनुपातिक मान है 3, 5, 7 और 9। ठीक है, इस अनुपात में वो चारों कोण है, तो हमने क्या कहा इन चारों अनुपातिक मान को जोड़ लो। तो 5, 3, 8, 7, 15, 9, 24 सबको जोड़ दिया तो वैल्यू आ गई 24। ठीक, इसके हिसाब से टोटल कोण की वैल्यू हो गई 24। और हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज में कोण, चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि 24 की वैल्यू बराबर है 360 की। तो अगर 24 इक्विवेलेंट टू 360 है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 360 को 24 से डिवाइड करो, 24 1 जा 24, 12 बचेगा 120, 25 5 जा 120, तो 1 की वैल्यू 15 के बराबर आ गई। आपको बोला है कि सबसे छोटा कोण 3, सबसे बड़ा कोण 9, स्मॉलेस्ट एंगल एंड लार्जेस्ट, दोनों का डिफरेंस बताओ। तो 3 और 9 का डिफरेंस हो गया 6। तो अगर 1 15 के इक्वल है तो 6 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी? बिल्कुल करेक्ट, 15 इंटू 6 दैट इज 90 डिग्री। और ये आपका ऑप्शन नंबर 4 था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4। क्लियर? ये क्वेश्चन है किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, यदि इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयां सेंटीमीटर पूर्णांकों में हैं तो इस प्रकार के कितने त्रिभुज संभव हैं? विभिन्न त्रिभुज संभव हैं। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर इफ ऑल द थ्री साइड्स हैव लेंथ्स इन सेंटीमीटर इन इंटीजर्स देन हाउ मेनी सच डिफरेंट ट्रायंगल्स आर पॉसिबल? सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि एक त्रिभुज जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर हो, कितने त्रिभुज संभव हैं। ठीक है, कितने पेयर्स पॉसिबल हैं भुजाओं के। तो हमने मान लिया कि भाई पहला कंडीशन ले रहे हैं कि जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो 4 4 4 सेंटीमीटर ट्रायंगल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, करेक्ट है। फिर उसके बाद हमने कहा कि दो भुजाओं को मैं 5 सेंटीमीटर ले लूं, एक भुजा 2 सेंटीमीटर ले लूं, तो क्या ये त्रिभुज बनेगा? बिल्कुल ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल बनने की कंडीशन होती है कोई भी दो सबसे छोटी भुजा का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो दो बराबर में से क्या हो रहा है? 4 4 8, 4 से बड़ा है। इसमें दो छोटी भुजा 5 2 7, इस 5 से बड़ा है। तीसरा पेयर जो हम ले सकते हैं वो 3 4 और 5 का ले सकते हैं। 4 3 7 5 12, तो ये भी त्रिभुज होगा, ये भी बनेगा। 4 3 7 5 से बड़ा है। इसके अलावा अब और कोई भी पेयर मैं नहीं ले सकता। अगर मैं 2 टाइम्स 3 कर दूं, मतलब 3 और 3 कर दिया, तो 12 लाने के लिए मुझे 6 चाहिए। तो दो छोटी भुजाओं का योगफल 6 हो रहा है जो कि 6 के बराबर है, बड़ा नहीं है, नहीं पॉसिबल है। अब हम क्या करें कि एक को अगर मैं 6 ले लूं तो अब उसके बाद मैं क्या ले सकता हूं? तो 6 के बाद आगे हमारे पास क्या ऑप्शन बचते हैं? कोई भी दो ऐसी भुजा बताओ जिनका योगफल 6 आ रहा हो। तो 6 4 एंड 2 अगर मैं लेना चाहूं तो नहीं पॉसिबल है। 4 + 2 6, 6 के इक्वल होगा 6। एक भुजा 6 तो हो ही नहीं सकती। चलो छोटे में आते हैं, 2 3 भी नहीं ले सकता। तो अब मैं इसके अलावा और कोई भी पॉसिबल पेयर हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम ये कितने हैं? 3 पेयर्स इसके पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है त्रिभुजों की संख्या 3, ये आपका करेक्ट आंसर है। बाकी कोई भी पेयर बनेगा ही नहीं, आप ट्राई करके देख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन है एक घनाभाकार गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 56 मीटर, 42 मीटर और 10 मीटर है। इसके अंदर अधिकतम कितने घनाभाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि प्रत्येक डिब्बे की विमाएं 2.8 मीटर, 2.5 मीटर और 70 सेंटीमीटर है? A go down is in a shape of cuboid whose length, breadth and height are 56 meter, 42 meter and 10 meter respectively. How many maximum cuboidal boxes each measuring 2.8 meter into 2.5 meter into 70 centimeter can be stored into the go down?
तो ये नंबर्स निकालने का सबसे सही तरीका होता है कि गोडाउन का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। तो इन तीनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इन तीनों का प्रोडक्ट, यूनिट सेम होनी चाहिए। ये तीनों मीटर में है, ये दोनों मीटर में, ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदल के इन तीनों के प्रोडक्ट को इन तीनों के प्रोडक्ट से डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कुल कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। उसके लिए गोदाम का आयतन डिवाइडेड बाय एक डिब्बे का आयतन। तो गोदाम की टोटल वैल्यू मीटर में दे रखी है 56 मीटर, 42 मीटर, 10 मीटर, तीनों का गुणा कर दिया। नीचे जो डिब्बे का साइज दे रखा है 2.8 मीटर, दूसरा चौड़ाई दे रखा है 2.5 मीटर और उसकी ऊंचाई दे रखा है 70 सेंटीमीटर। तो 70 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, 0.7। अब आपको इसी को सॉल्व करना है। अगर मैं यहां से डेसिमल हटाऊंगा तो यहां पे 0 बढ़ेगा, यहां से हटाऊंगा तो यहां 0 बढ़ेगा, यहां से हटाऊंगा तो यहां 0 बढ़ जाएगा। क्लियर। अब ये 28 हो गया, तो 28 दूना 56, 28 2 जा 56, 20 टाइम्स हो गया, 25 4 जा 100 हो गया, 7 6 जा 42 होता है, 60 हो गया। इन्हीं को आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हुआ, 6 चौको 24 दूना 48, 48 2 0 और है तो 4800 बॉक्सेस आपका आंसर हो गया। राइट। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 था। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, 4800 बॉक्सेस। क्लियर। कभी भी ये चीज निकालनी हो तो जो बड़ा साइज है उसका वॉल्यूम को जो छोटा आइटम है उसके वॉल्यूम से डिवाइड आप कर दोगे, आपको टोटल नंबर मिल जाएगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन है, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 528 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 2 मीटर है, बेलन का आयतन क्या होगा अगर पाई की वैल्यू 22/7 लीजिए। The circumference of the base of a right circular cylinder is 5 to 8 centimeter and its height is 2 meter. What is the volume of the cylinder? Take pi is equal to 22/7. Solution देखो। अब इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक लंबवृत्तीय बेलन है, हाइट है 2 मीटर, रेडियस नहीं पता, आपको बताना है इसका वॉल्यूम कितना है, आयतन कितना है। परिधि आपको दी गई है, परिधि इज इक्वल टू 528 सेंटीमीटर। परिधि का मतलब हुआ कि सर्कमफ्रेंस, राइट। ये हो गया 2 पाई आर। तो परिधि उसकी क्या होती है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 528। ठीक है। आधार की परिधि है ये, आधार की परिधि किसकी परिधि है, आधार जो उसका सर्कुलर पोर्शन है। तो वृत्त की परिधि वही होती है ना 2 पाई आर। तो 2 पाई आर 528 है। तो आर की वैल्यू अगर आपको निकालना हो तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो 2 से अभी काट दो, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 1 12, 2 6 12, 2 चौको 8, 264 डिवाइडेड बाई पाई। ये हो गया रेडियस की वैल्यू। क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वॉल्यूम बताओ, तो आपको पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। आप क्या लिखते हो, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो ये वैल्यू हो गई पाई, रेडियस की जगह पे ये लिखो 264 अपॉन पाई इंटू 264 अपॉन पाई इंटू हाइट की वैल्यू है 2 मीटर। तो मीटर को आप कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में, तो आपको ये वैल्यू पहले सेंटीमीटर में निकाल लो, बाद में मीटर स्क्वायर में देखेंगे। ठीक है। तो ये हो गई आपकी 2 मीटर का मतलब हो गया 200। यहां से पाई कैंसिल हो गया। इस पाई की वैल्यू को अगर हमें देखें तो यहां पर पाई की जगह पर हम लग सकते हैं 22/7, 7 नीचे की जगह पर इंटू 7 ऊपर चला जाएगा। 2 से अब आप इसको डिवाइड कर दो, 2 11 जा 200 टाइम्स ये हो गया। 11 से इसमें से इन सबको मल्टीप्लाई करके 11 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये टोटल वैल्यू जो आपको मिलने जा रही है, ये टोटल वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन आपको मिलेगी 44,352 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में चाहिए तो इसको 10,000 से डिवाइड कर दो, 2 टाइम्स 100 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.4352 मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये आ जाएगा। अब ये आपका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी मीटर स्क्वायर में 4.4352। क्लियर। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बस आपको ये आंसर मिल जाता। क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाइयां 7.2 सेंटीमीटर और 8.8 सेंटीमीटर है। इस विकर्ण की लंबाई क्या है? द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द perpendiculars from the opposite vertices to a diagonal are 7.2 centimeter and 8.8 centimeter. What is the length of the diagonal? तो डायग्राम बना करके इसको समझिए कैसे होता है ये। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया, एक चतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण है AC। ठीक है। इस विकर्ण AC पर अगर हम दोनों तरफ से जो परपेंडिकुलर डालते हैं, यहां से लंब डाला तो इसकी लंबाई मान लो 7.2, इस वाले शीर्ष से अगर लंब डाला तो सम्मुख शीर्षों से लंबों की जो लंबाइयां हैं वो 8.8 और 7.2 है। ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं इस विकर्ण की लंबाई बताओ अगर इसका क्षेत्रफल 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस विकर्ण की लंबाई बताना। तो देखो इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा इसका बेस AC गुणे ऊंचाई और उसका आधा।
हाफ ऑफ AC इंटू 7.2। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा इसका बेस AC गुणे इसकी ऊंचाई 8.8 उसका आधा, वही हमने कर दिया। अब 2 से इसको कट करेंगे तो ये 3.6, तो ये हो जाएगा 3.6 AC प्लस 2 से इसको कट करेंगे तो 4.4 यानी कि 4.4 AC इज इक्वल टू 227.2 हो गया। इसको और इसको जब ऐड करेंगे तो ये 4 3 7 और 6 4 10 यानी 8 AC इज इक्वल टू आ जाएगा 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से मिल जाएगा AC की लंबाई 8 से डिवाइड करो, 8 दूनी 16, 6 67, 8 8 64, 3 32, दशमलव यहां ले आओ, 8 चौको 32। AC की लंबाई आ गई 28.4 सेंटीमीटर। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुरंत आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है कि यदि 5 इंटू 3x प्लस 4 माइनस 8 इंटू 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 9x माइनस 8, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, आपको बताना है। चलो सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, आपको दिया था कि 5 इंटू 3x प्लस 4 माइनस 8 इंटू 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 9x माइनस 8। तो आप सबसे पहले x की वैल्यू निकालो। 5 से अंदर गुणा किया, 5 3 15x, 5 चौको 20, प्लस में ही है माइनस 8 का 6 में गुणा किया तो माइनस प्लस माइनस 8 6 जा 48x माइनस इंटू प्लस माइनस 8 7 जा 56 इज इक्वल टू 9x माइनस 8। अब आप देखो नंबर्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहां पर हम पहले x की वैल्यूज को देखते हैं और फिर उसके बाद नंबर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है। x को सारा उधर ट्रांसफर करेंगे या इधर ही ले आओ और नंबर्स को उधर लेके जाओ। तो इधर है 15 प्लस माइनस 48, तो ये माइनस है ये प्लस है, दोनों का डिफरेंस निकालो। 8 माइनस 5 आ गया 3, 4 माइनस 1 आ गया 3, माइनस 33x, 9x उधर से इधर आएगा तो माइनस 9x इज इक्वल टू, यहां पर प्लस 20 माइनस 56 है तो 56 में से 20 माइनस हो जाएगा तो 50 माइनस 20 30, माइनस 36 उधर गया तो माइनस 8 माइनस 36 ये हो गया। इन दोनों को ऐड करो तो 33 प्लस 9 कितना हो गया 42x माइनस इज इक्वल टू इधर कितना हो गया माइनस 44। क्लियर। सॉरी, ये माइनस 36 इधर से इधर जाएगा तो ये प्लस 36 हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा 36 में से 8 निकल जाएगा तो ये वैल्यू यहां पे आपको मिलेगी प्लस 28। ठीक है। अब आप x की वैल्यू निकालोगे तो x इज इक्वल टू ये माइनस है तो इधर आ जाएगा माइनस 28 बट्टा 42। ये किसी से कटेगा 14 से, 14 दूना 28, 14 तिया 42, यानी कि x की वैल्यू आ गई माइनस 2/3। यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब जब आपको x की वैल्यू मिल गई तो आपको आंसर बताना था x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताओ। x का स्क्वायर, x की वैल्यू ये है, इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 बटा 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। माइनस ये माइनस 2 है और x की वैल्यू भी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 2 इंटू 2/3 करूंगा तो 2, अब यहीं पर इंटू 2 करो तो 2 2 जा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/3 और यहां पर वैल्यू आ गया प्लस 1। अब इसको और सिंप्लीफाई करो तो ये आपका आंसर दे देगा इज इक्वल टू, देखो एलसीएम लेंगे यहां पर बाई 1 कर दो तो ये आ गया 9, यहां पर 4 एज इट इज रहेगा, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 1 9 9, 9 1 कम 9, तो हो गया 9, तो 12 4 16 9 25। आपका आंसर आ गया 25/9। उस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो आपको चाहिए, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 था, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -2 है, तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो जहां भी a है वहां पर 1, जहां पर भी b है वहां पर -3, जहां भी c है वहां पर -2 पुट कर दो। इसको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर मिल जाएगा। चलो करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। आपको दे रखा था a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -2। ये एक्सप्रेशन आपको दे रखा है 3 पार्ट्स में। आपको कह रहे हैं इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू बताओ। कुछ नहीं करना था, a की जगह पे 1 रख दिया, जहां जहां a था वहां 1, b की जगह -3 रखेंगे तो b का स्क्वायर यानी -3 का वर्ग प्लस 9 हो गया, c की जगह पर -2 रख दिया, फिर प्लस प्लस b का स्क्वायर यानी प्लस 9, a स्क्वायर यानी 1, b स्क्वायर यानी प्लस 9, c स्क्वायर मतलब प्लस 4, माइनस c की वैल्यू -2 है तो माइनस माइनस ब्रैकेट में 2 कर दिया, a की वैल्यू 1, b का स्क्वायर यानी प्लस 9। प्लस और माइनस की गड़बड़ी आपसे हो सकती थी, करेक्टली वैल्यू प्लेस करेंगे कभी गलती नहीं होगी। यहां पे सॉल्व करो, 9 1 10, 10 - 2 आ गया 8 गुणे 1 8 आ गया। यहां पर 9 1 10 प्लस 4 14, 14 इंटू 9, बाहर 9 अंदर 14, यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एज इट इज, 9 1 10 हो गया, 8 14 9 126, 10 दूना 20 ये हो गया। अब इसको जोड़ दो, 126 प्लस 8
तो 26 8 34 और 20 54, 154 आ गई इसकी वैल्यू 154। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 था। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 154। बहुत आसान है, 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसको करने में। आपको ये दे दिया है, ये एक्सप्रेशन है टोटल। ये आपसे पूछ रहा है कि इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो चलो सॉल्व करके देखते हैं। इस एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी, कुछ नहीं, फटाफट लगाओ, 1 मिनट के अंदर इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। x को इन तीनों में मल्टीप्लाई करो, तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x ये भी प्लस है, ये भी प्लस है तो प्लस होगा, x इंटू एक्स वाई, तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर वाई, x इंटू वाई स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गया एक्स वाई स्क्वायर, x का प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट वैल्यू है माइनस वाई, तो अब आप माइनस वाई को आगे अंदर मल्टीप्लाई करो, तो माइनस इंटू प्लस वैल्यू आएगी माइनस, वाई इंटू एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू हो गई वाई एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस वैल्यू आ जाएगी माइनस, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई प्लस वाई माइनस वैल्यू हो गई वाई क्यूब। ये एक्सप्रेशन हो गया। अब आप इसको सॉल्व करो, x इंटू एक्स, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे प्लस, ये भी प्लस, तो यहाँ पर लिख दो प्लस, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया, x की वैल्यू माइनस में तो माइनस, ये क्या है एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, x को आप y में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो गया, ठीक। प्लस y को यहां मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर, इट मीन्स वाई एक्स स्क्वायर। अब y को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और y को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस वाई क्यूब। यहां पे मल्टीप्लाई करो, ये माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, इट इज प्लस एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर। y का x में गुणा करोगे प्लस, ये बाहर माइनस है तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस वाई एक्स स्क्वायर, फिर माइनस वाई में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा प्लस वाई क्यूब। अब आप इसी को टोटल सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर हो गया। अब आप देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया, ये तीनों प्लस है। आपके पास जो वैल्यूज बच रही है पहले वो लिखो, ये है एक्स क्यूब, तो सबसे पहले हमने लिख दिया एक्स क्यूब, फिर इसके बाद में ये वैल्यूज आ रही हैं 1 2 3, तो ये हो गया प्लस 3 टाइम्स एक्स वाई स्क्वायर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये माइनस है ये प्लस है कैंसिल हो गया, तो वैल्यू बच गई माइनस वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां पर आप आते हैं तो माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई स्क्वायर, यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा प्लस वाई क्यूब। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? यहां से क्या हो रहा है, अब आप देखो क्या आ रहा है आपके पास, एक्स क्यूब 3x वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर, 3 में से 2 माइनस हो जाएंगे, क्या बचेंगे प्लस एक्स वाई स्क्वायर केवल बचा। यहां पे क्या है माइनस वाई एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस आपके पास आ गया वाई क्यूब। यहां तक कोई प्रॉब्लम है आप बताओ, यहां तक कुछ है? अब फिर इसके बाद में हम इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, इसको और अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको मिल जाएगा यहां पे, इट इज एक्स क्यूब, वाई क्यूब को इधर लेके आऊं तो प्लस वाई क्यूब, इन दोनों में अगर मैं कॉमन ले लूं तो प्लस एक्स वाई कॉमन, यहां वाई स्क्वायर था तो क्या बचेगा वाई, माइनस यहां पर एक्स बचेगा, तो ये आपका बच गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई ब्रैकेट में वाई माइनस एक्स, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 था, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर। बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना था, आपको आपका आंसर मिल जाता। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ये डेटा दे रखा है आपके पास, इस डेटा को आपको इसमें से क्या निकालना है, मीडियन यानी माध्यक, मोड यानी बहुलक, रेंज यानी परिसर, इन तीनों को निकाल करके इन तीनों का मीन यानी कि माध्य निकालना है। तो चलो आंकड़ों को पहले अरेंज करते हैं, फिर ये वैल्यूज निकालते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में कुल ये 17 आंकड़े दिए गए थे, 17। तो आपसे क्या बोला कि माध्यक, मीडियन, मोड एंड रेंज, इन तीनों का मीन निकालो। तो पहले ये तीनों वैल्यू निकालो, इनको मैंने छोटे से बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है। तो जो नंबर बीच में आता है, बिल्कुल बीच में आ रहा है, ये है 24, इसके पहले 8 नंबर है, इसके बाद में 8 नंबर्स हैं, तो हमारा मीडियन हो गया 24। मीडियन कितना हो गया 24। मीडियन निकालने का तरीका मैंने यही बताया, नंबर्स को बढ़ते या घटते क्रम में लिखो, जो बिल्कुल बीच में जो नंबर आता है वही मीडियन है। तो बीच में नंबर हो गया 24, मीडियन हो गया। मोड वह संख्या होती है जो सबसे ज्यादा बार आती है, तो आप देखो सबसे ज्यादा बार इसमें है 25, जो कि 3 बार आया हुआ है, तो मोड हो गया 25। क्लियर। अब इसके बाद आता है आपका रेंज यानी कि परिसर। तो परिसर के लिए हमने आपको क्या बोला हुआ है कि हाईएस्ट वैल्यू यानी कि 50 माइनस लोवेस्ट वैल्यू यानी कि 0। तो अगर मैं 50 में से 0 माइनस करूं तो ये वैल्यू आ जाती है 50।
ठीक। अब हमसे कह रहा है कि इन तीनों का मीन बताओ, मीन ऑफ दीज थ्री वैल्यू। तो मीन का मतलब होता है कि मीन इज इक्वल टू, इन तीनों का मीन निकालना है तो 3 से डिवाइड करेंगे, टोटल वैल्यू एड ऑन कर लो, 50 20 70 20 90 99, 99/3 दैट इज 33 इज द मीन ऑफ दीज थ्री वैल्यू। मीडियन, मोड एंड रेंज का जो मीन आएगा वो आएगा 33, और ये आपका ऑप्शन नंबर 3 था। तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है 33। कितना आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अगर जस्ट आपका क्लियर रहता, अगर आपने मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन देखा, वीडियो देखा होता, तो आपको ये वैल्यू मिल जाती। अरेंज किया, मीडियन मिला, सबसे ज्यादा बार जो आया मोड हो गया, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट रेंज हो गया। इन तीनों का मीन निकालना है, तीनों को ऐड करो, 3 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आ गया वही मीन हो गया आपका। क्लियर, किसका मीन हो गया, इन तीनों वैल्यूज का मीन हो गया, इस आंकड़े का मीन नहीं हुआ। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन दे रखा है जहां पर ये x है, आपसे कह रहे हैं कि अगर ये टोटल वैल्यू इज इक्वल टू ये है तो आप x की वैल्यू बताओ। तो इसको सॉल्व ही कर सकते हैं, चलो सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि x की वैल्यू क्या है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, x की वैल्यू मिल जाएगी। देखो -12 माइनस इंटू माइनस वैल्यू आ जाती है प्लस, तो 12 3 36, 36 हो गया फर्स्ट पोर्शन, प्लस ब्रैकेट के अंदर चलो पहले डिवाइड करते हैं, तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, 1 प्लस 1 माइनस है तो आंसर माइनस आएगा, -5 हो गया। यहां पर वैल्यू माइनस एज इट इज। 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 24, माइनस यहां रहा और पहले भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3, ये आ गया ऊपर वाले की वैल्यू। यहां पर आ रही वैल्यू माइनस, अब ये है 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 16, ये -8 आएगा, बाहर भी माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस 8। ठीक है, ये वैल्यू आपकी होगी इतनी। दिस इज इक्वल टू 28 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौको 28, -4 प्लस x। यहां से x की वैल्यू आपको पता करनी है। आगे चलो, यहां पे ये वैल्यू हो गई 36 एज इट इज है, -5 प्लस 3 तो -2, तो -2 आ गया बाहर, प्लस 8, -4 इधर आएगा, +4 इज इक्वल टू x। इसी को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 36 - 2 गया, कितना आ जाएगा 34, 34 8 42 4 46, तो x इज इक्वल टू 46 इज योर आंसर। दिस इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 46, दैट इज द करेक्ट। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 8 अंकों की एक संख्या है 30x0867y। ये संख्या, ये नंबर 88 से डिविजिबल है, 88 से ये कट जाती है, तो आपको 3x + y की वैल्यू बतानी है। तो भैया सबसे पहले मुझे इसमें से x और y की वैल्यू चाहिए। x और y की वैल्यू मिल गई तो मैं 3xy बता पाऊंगा। ये नंबर 88 88 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 88 के फैक्टर्स से भी डिवाइड होगी। ठीक है, इसके गुणनखंडों से भी कटेगी। इसका 2 गुणनखंड हम लेते हैं, एक 8 और दूसरा 11। 8 की डिविजिबिलिटी और 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी और हमारा आंसर मिलेगा। चलो करके देखिए। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन इसमें दिया कि 8 अंकों की एक संख्या है और ये 88 से डिविजिबल है। 88 मतलब 8 और 11 दोनों से ये डिवाइड होनी चाहिए, और इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल करके एक एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो, कोई भी संख्या 8 से डिवाइड तब होती है जब उसके आखिरी के 3 अंक 8 से कट जाए, यानी 6 7 वाई अगर 8 से डिवाइड होगा। तो चलो 6 7 वाई को 8 से काटते हैं। 8 8 8 जा 64, यहां पर आ गया 3y। अब आप देखो, 3 से शुरू होने वाली ऐसी कौन सी 2 अंकों की संख्या जो 8 से कट जाती है? बिल्कुल सही, वो संख्या होती है 32। और यहां पर है 3y, 3 तो ठीक है, y की जगह पर 2 है, तो यहां से आपको मिल गया कि y की वैल्यू होती है 2। तो y की जगह पर आपके पास ऑप्शन क्या आ गया कि y की वैल्यू आपको मिल गई है 2। y की वैल्यू मिल गई। अब आपको चाहिए x की वैल्यू, और ये 11 से डिविजिबल कैसे होती है? 11 से डिविजिबिलिटी के लिए तरीका होता है कि ऑल्टरनेट नंबर्स का सम, नेक्स्ट ऑल्टरनेट नंबर्स के सम का जो डिफरेंस है वो या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। मतलब 3 + x + 8 + 7, तो 8 7 15 3 18 + x मीन्स कि 18 + x। इसका डिफरेंस, बाकी जो अल्टरनेट नंबर्स बच रहे हैं 0 + 0 + 6 + y की वैल्यू 2 यानी 6 2 8, इनका जो ये डिफरेंस है आइदर इट विल बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। तो डिफरेंस देखते हैं, 18 - 8, तो दिस वैल्यू विल बी 10 + x। नाउ दिस 10 + x विल बी आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। तो 0 तो नहीं होगा क्योंकि x की वैल्यू 10 - 10 होने से ही सिंगल डिजिट है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? इट विल बी मल्टीपल ऑफ 11। 11 का मल्टीपल कैसे होगा? जब 10 + x
इक्वल टू 11 हो जाए। 11 मीन्स 10 प्लस 1, तो यहां से आपको मिल गया कि x इज इक्वल टू 1। तो आपके पास दोनों वैल्यू मिल गई, x 1 हो गया, y 2 हो गई। तो आपको जो आंसर बताना है वो है 3x प्लस y। x की जगह पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा 3, y की वैल्यू हो गई 2, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। 5 इज योर आंसर एंड विच इज ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे। क्लियर? बहुत ही आसान है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, बस तुरंत आप देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो डिविजिबिलिटी का तो सॉल्व कर लेता होगे। लास्ट 3 को 8 से डिवाइड किया, y की वैल्यू 2 आ गई। अल्टरनेट नंबर्स को ऐड किया, डिफरेंस निकाला। नेक्स्ट अल्टरनेट नंबर से डिफरेंस या तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल, तो वैल्यू 10 प्लस एक्स आ गई। तो 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 11 होना चाहिए, तो x की वैल्यू 1 हो गई। यहां से निकाल लिया, वैल्यू 5 आ गई। ठीक है भाई, आपके पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। चलो सॉल्व करके इसका आंसर निकालते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, आप फटाफट सॉल्व कर लो, सही हो जाएगा। चलो करते हैं। 6 3 8 18 2 20, तो ये वैल्यू हो गई 20/3। डिवाइड को कर देंगे इनटू 2 2 4 1 5, 5/2 था, तो पहले तो ऐसे कन्वर्ट करो। ठीक है, 20/3 डिवाइडेड 2 2 4 1 5, 5/2 इंटू 4 3 12 3 15, 15/4 माइनस 5 2 10 1 11/2 गुड़े 4 चौको 16 1 17/4 प्लस 3 एकम 3 2 5, ये हो गया 5/3, ब्रैकेट में हो गया 7/8 प्लस यहां पर देखो कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, 2 1 जा 2 2 जा 1/2, तो प्लस वैल्यू आ गई 1/2। अब आप देखो इसका नेक्स्ट पोर्शन में क्या वैल्यू आ जाएगी। ये तो 20/3 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड इंटू हो जाएगा, 2 ऊपर होगा 5 नीचे होगा, इंटू ये वैल्यू 15/4 एज इट इज रहेगी, माइनस अब यहां पर अगर कुछ कैंसिल आउट होता है ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 11/2 इंटू 17/4 प्लस अब ये वैल्यू है 5/3 एज इट इज, ब्रैकेट में 8 और 2 का एलसीएम 8 ही होगा, 7 प्लस 2 चौको 8, तो यहां पर आ जाएगा +4। ठीक है, यहां पर देखो 5 4 जा 20 कैंसिल हो गया, और कहीं कोई कैंसिल होगा, 2 2 जा 4 ये कैंसिल हो गया। अब जो वैल्यू आ रही है वो देखो, यहां पर आ गया 4, ये कैंसिल होकर 15, 15 चौको 60, 60 डिवाइडेड बाई 2 3 जा 6 माइनस, आप आगे सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई होना है, क्रॉस में कहीं कैंसिल हो नहीं रहा, सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 इंटू 17, तो 11 7 77 का 7, 7 11 1 11, 11 7 18, 187/4 2 जा 8 प्लस ये वैल्यू हो गई 5/3। अब ब्रैकेट में आ गया 7 4 11 यानी इंटू 11/8, ये वैल्यू हो गई 6 10 में 60, ये वैल्यू हो गई 10। अब आप आगे देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे। ये वैल्यू आपके पास आ जा रही है 10, एलसीएम लोगे, यहां पर हो गया माइनस 187/8 प्लस ये 11 5 55, तो 55/8 3 24। इसी को सिंप्लीफाई करो, यही आपका आंसर मिलेगा। तो ये आप जब एलसीएम ले लो इसका, ये आपके पास कितना है 10/1 187/8 और ये 55/24, तीनों का एलसीएम आ गया 24। ठीक है, तो 10 इसमें क्या करेंगे, 1 24 में 24 10 में 240, 8 3 24, 3 से 187 में गुणा करेंगे तो -561 और 24 तो इतना ही, तो 55 आ गया। ऊपर इन तीनों को -561 है, 561 में से 240 और 55 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा -266/24। 2 से काट दो, 2 1 2 2 3 6 2 3 6 -133, 24 को काट दिया तो आ गया 12, -133/12 इज इक्वल टू, अब 12 से भाग दे तो 12 1 12, 1 बच गया 13, फिर 12 1 12, तो ये आ गया -11 सही 1/12, और ये आपका पहला ही ऑप्शन था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, सिंप्लीफाई करते आंसर मिल जाता आपको तुरंत। क्वेश्चन आपको दिया है कि मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का परीक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है, वह दर्पण की ओर 1 मीटर चल करके चलती है। अब उसकी दर्पण में बने अपने प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, आप देखो क्या होता है कि मान लो सपोज ये हो गया मिरर। ठीक है, मिरर के फ्रंट में जितनी डिस्टेंस पर आप खड़े होगे, बैक साइड में उतनी ही डिस्टेंस पर आपकी इमेज होगी। क्लियर, वो पहले थी 5 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर दर्पण की तरफ चल के आई, तो अब उसकी दूरी हो गई 4 मीटर, तो उसकी इमेज मिरर के बैक साइड में 4 मीटर की दूरी पर ही बनेगी। ये हो गई आपकी कौन, मंजुला, और ये हो गई उसकी इमेज। क्या पूछा है क्वेश्चन कि द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड हर इमेज, तो ये हो गई मंजुला और ये उसकी इमेज, दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, 4 + 4 8 मीटर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 8 मीटर, ऑप्शन 3। ठीक है, कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो इस ड्यूरेशन में वो कुल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, स्पीड इनटू टाइम होता है, तो अब आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। इसमें आपको कुल दूरी बतानी है, तो आपको पता है कि डिस्टेंस दूरी इज इक्वल टू होती है चाल गुणे समय। तो देखो चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटे, टाइम लगा है 12 मिनट, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 12 × 25 = 60
5 10 में 50, यानी कि ये वैल्यू आ गई 10 किलोमीटर गया पहली दूरी। सेकेंड डिस्टेंस आपकी जो है उसमें आपकी स्पीड थी कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम लगा था 18 मिनट, तो इसको भी किसमें कन्वर्ट कर देंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो घंटे में बदल गया, ये जीरो कट गया, 6 3 जा 18, 3 4 जा 12, तो ये डिस्टेंस हो गई 12 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस d इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो, 10 और 12 कितना हो गया, 22 किलोमीटर। तो वो जो बस है उस बस ने टोटल 22 किलोमीटर जर्नी करी इस टाइम फ्रेम में, इन दोनों में। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 22 था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए वीडियोस बाय डीआरएस टॉपर्स लाइव एंड डीआरएस मैथ्स। इन सभी वीडियोस को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे वो सब भी इसका फायदा उठा सकें। और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।